नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो कुछ वीडियो देखते हैं। संसद भवन परिसर के हैं। संसद दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक संसद के भीतर का हिस्सा, जिसमें नई संसद में भी पुरानी संसद में भी, और दोनों करीब करीब बनी हुई हैं। यानी नई संसद पुरानी संसद भवन के बिल्कुल करीब बनी हुई है। उसमें राज्यसभा की अलग व्यवस्था, लोकसभा की अलग व्यवस्था और सेंट्रल हॉल उसमें अलग। तो इन दोनों के बीच में जो जगह है वो भी काफी है। वहां पर आजकल कांग्रेस और गैर भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल जो कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं या मिलकर के प्रदर्शन करते हैं, फ्लोर मैनेजमेंट भी मिलकर के बनाते हैं, उनके लगातार कुछ ना कुछ प्रदर्शन, ड्रामेबाजी, चौंचलेबाजी चलती रहती है। आज भी हुआ है। वो क्या हुआ है उस पर आते हैं, पर सबसे पहले जयपुर से जुड़ रहे एकलव्य सिंह का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। प्रणाम सर, जय श्री राम। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो वहां पर क्या हुआ है जरा आप एक नजर देख लीजिए। दो छोटे छोटे क्लिप हैं, दो छोटे छोटे वीडियो हैं। ये पप्पू यादव हैं, ये बिहार से सांसद हैं। ये अब कांग्रेस समर्थित सांसद कह लीजिए, या कांग्रेस से उस समय टिकट नहीं मिला था तो निर्दलीय खड़े हो गए थे, और उसके बाद से कांग्रेस के साथ ही दिखाई देते हैं, कांग्रेस के इशारे पर ही काम करते हुए दिखाई देते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति पर चलते रहे हैं हमेशा, लेकिन अयोध्या को लेकर के, अयोध्या में जो भी चढ़ावा चोरी हुई है और जिसमें अब तक 8-10 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, बरामदगियां हो चुकी हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ट्रस्ट में बदलाव हो चुका है, एक कमेटी गठित हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी अंतरिम आ गई थी, अंतिम भी आने वाली है। इस सब के बावजूद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ दूसरे दल इस मामले को किस तरीके से तूल दे रहे हैं, मैं कहूंगा कि ये सीधे सीधे सनातन धर्मियों की आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बस उसी पर ये दो वीडियो हैं और फिर जरा इस पर चर्चा करेंगे। जरा देखते हैं। एक महिला आती है जिसके सिर पर समाजवादी पार्टी वाली लाल टोपी है। इनको आप जानते ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी। और ये नेता प्रतिपक्ष भी हैं। अपने आप को कहते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने की जो परिकल्पनाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो रवायतें हैं, जो सीरियसनेस एक होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में भी, आपके कुल आचरण में भी, व्यवहार में भी, तैयारियों में भी, विषयों को गंभीरता से पेश करके सरकार को घेरने की भी, वो सिरे से गायब है। नॉन सीरियस हैं, ये तो हम और आप सब जानते हैं, लेकिन इस तरह के नाटक नौटंकी में शामिल होने में रत्ती भर हिचक नहीं है। ये इन्होंने फिर प्रदर्शित किया है। ये आते हैं और आकर के पप्पू यादव ने जो वहां पर एक प्रतिमा टाइप रखी हुई है, नीचे चढ़ावा और दान शब्द लिखा हुआ है, वहां आकर के ये चढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं या चढ़ावा देने का नाटक कर रहे हैं। ठीक पीछे जो फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं लाल टोपी वाले, अवधेश प्रसाद।
अयोध्या भी फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। ये वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं समाजवादी पार्टी के। इनको भी इस नाटक में शामिल किया गया। यानी जो आस्था के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, सनातनियों की आस्था का अपमान कर रहे हैं, उसमें ये भी शामिल है। अब जरा इसी वीडियो को एक अलग एंगल से मैं आपको दिखा देता हूं। शुरू से देखिए। सर मिस्टर राहुल यहां एक सवाल उठता है, एकलव्य, क्या चढ़ावा चोरी में कोई भी पुजारी पकड़ा गया है? किसी पुजारी का नाम आया है क्या? चढ़ावा चोरी में जो पकड़े गए हैं वो पैसों की गणना करने वाले हैं, ना कि पुजारी। तो यहां पर ये पुजारी को चोरी करता हुआ क्यों दिखा रहा है विपक्ष, और इस तरह की हरकतें करने पर आमादा क्यों हो गया है? सर देखिए, मैंने उस दिन आपसे निवेदन किया था जिस दिन राहुल गांधी जी की स्पीच हुई थी कि राहुल गांधी जी से तो ये सब एक्सपेक्टेड है, लेकिन मुझे बीजेपी से डिसअपॉइंटमेंट था। और वो ये था कि जब राहुल गांधी जी के अमर्यादित और अनियमित भाषण हुआ तो उस भाषण को बीच में रोकना पड़ा और उसकी वजह से राहुल गांधी जी का भाषण कंप्लीट नहीं हो पाया। मैं हमेशा ही मानता हूं सर कि आप राहुल गांधी जी को जितना परफॉर्मेंस करने का अवसर देंगे उतना बीजेपी के लिए बेहतर है। तो सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी का एक मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका भाषण नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने किसी तरह से अपने परफॉर्मेंस को जारी रखा है। सर आप देखिए कि ये अभी जो आप वीडियो दिखा रहे थे, इससे एक ये भी पता चलता है कि ये ड्रामा करने में या कोई स्किट परफॉर्म करने में भी जो इनके हालात हैं, इनको कतई नहीं पता कि सनातन धर्म का वैल्यू सिस्टम क्या होता है सर। मतलब जो सो कॉल्ड साधु या संत या जो ये पप्पू यादव बने हुए थे, जो खुद एक एक्सटॉर्शनिस्ट के नाम पे जाने जाते हैं, वो नीचे बैठे हुए थे और जो भक्तगण आ रहे थे वो खड़े हुए थे और एक भी व्यक्ति ने सर अपने चप्पल जूते उतारना सही नहीं समझा। तो ये तो सर इन लोगों की मतलब जिसे कहते हैं ना सनातन धर्म के वैल्यू सिस्टम को लेके नॉलेज है, ड्रामा में भी नहीं दिखा सकते कि इनको कोई कुछ भी पता है सनातन धर्म के बारे में। अब सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज हुआ है इसका जो अल्टीमेट कारण है वो तो बड़ा सिंपल हो चुका है सर। कहीं ना कहीं इन लोगों को इस बात का आभास हो चुका है कि जो हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, ज्यादातर उनकी मतलब हमारे यहाँ भी कुछ बेवकूफ सेक्युलर्स की कमी नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि अधिकतम लोग वो तय कर चुके हैं कि वो अब कभी भी जीवन में कांग्रेस को वोट नहीं देंगे और वो ये भी समझ चुके हैं, इनको आभास हो चुका है सर इस बात का। बात है सर चादर और फादर की। वो राहुल गांधी जी उस दिन कह रहे थे ना कि हाथ कांप रहे थे अमित शाह जी के। सच्चाई ये है सर कि इन लोगों के हाथ कांपते हैं चादर और फादर के बारे में बात करने के लिए। क्या इन्होंने आज तक कोई स्किट परफॉर्म करी जिसमें किसी को मौलाना की टोपी पहना के बैठा दिया और वो यहाँ पे हलाला परफॉर्म करके दिखा देता? या इन्होंने किसी मौलाना की स्किट परफॉर्म करी जिसने वक्फ बोर्ड की जमीन घोटाले और अनियमितताएं करी हैं? क्या इन्होंने कोई स्किट परफॉर्म करी किस तरह से मदर टेरेसा ने सेंटहुड पाया था? गरीब बीमार लोगों को मरने देती थी, उनको दवाई नहीं देती थी, ये कह के कि तुमको जीसस का प्यार मिलेगा, और उसके नाम पे डोनेशन कलेक्ट करके भारत में हिंदूज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करती थी। है हिम्मत कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम पे कोई स्किट परफॉर्म करे संसद में बैठ के या कहीं भी और?
तो सर ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको फुल क्लैरिटी है कि नॉन हिंदूज जो कि, और वो भी नॉन हिंदूज वो जो कि हिंदूज को हेट करते हैं, उनका जो वोट बैंक इनके जो बना हुआ है वो कहीं छिटक नहीं जाए सर। आपने देखा होगा ना सर, बिहार में जिस तरह से ओवैसी को 6 सीट मिल गई सर। सर एक्चुअली इनको अब लगने लगा है क्योंकि सर मुस्लिम्स को इस पार्टी में अब कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, क्योंकि पार्टी पावर में ही नहीं आ रही तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कहां से। और दूसरी तरफ इनकी इन हरकतों की वजह से बीजेपी ने भी एक तरह से इलेक्टोरल वे में जो मुस्लिम से एक तरह से दूरी बना ली है, उनको टिकट नहीं मिलते हैं। और वो सही भी है ना सर, जब आप वोट ही नहीं दोगे तो बीजेपी को, तो या आप जिताऊ कैंडिडेट ही नहीं हो तो बीजेपी आपको टिकट देके हारेगी थोड़ी। तो इसलिए सर नहीं देती है अब टिकट। तो मुस्लिम्स को लगने लगा है सर कि ये हमारा तो दोनों तरफ ही नुकसान हो रहा है। और जहां हमारा सर्टेन नुकसान है, जहां कोई पार्टी पावर में आ ही नहीं सकती और हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकती, हमारा भला कुछ कर ही नहीं सकती एक सरकारी तरीके से, तो क्या कब तक जुड़े रहे उनके साथ, कब तक मतलब उनकी नमक हरामी करते रहे। तो सर दूसरी बात सर आप देखिए, और सर इसके इंस्टेंसेस अब डे बाय डे हो रहे हैं सर। इसके पहले राहुल गांधी ने सदन के पटल से, मतलब अभी तक तो मोदी जी को गाली देते थे, अब वोटरों को अंधभक्त बोल दिया सर। प्रियंका गांधी ने एक शिक्षाविद को गौमूत्र विशेषज्ञ बोल दिया सर। देखिए सर मैं तो बहुत क्लियर हूं, कुछ है ना हमारे समाज से कुछ लाइंस निकल के आती हैं, जैसे आपने देखा होगा राम मंदिर आंदोलन में भी कुछ नारे निकल के आए थे, उसी तरह से सर देखिए एक बड़ी कहावत चलती है इन लोगों के बारे में कि गाय को रोटी के साथ खाने वाले कभी भी गाय को रोटी खिलाने वालों की भावनाओं को नहीं समझ सकते सर। वैसे सर कुछ लोगों ने पहले इसके बारे में बताया है, सुधांशु त्रिवेदी जी ने, लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक तथ्य बताता हूं सर। 1956 में सर नेहरू जी, इनका माइंडसेट सर, क्योंकि ये लोग जेनेटिकली ऐसे ट्यून्ड हैं सर। 1956 में नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो सर अमेरिका गए थे सर, और इंदिरा जी भी उनके साथ में गई थी सर। तो उस समय एक प्रोटोकॉल होता है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आ रहा होता है तो वहां के जो प्रेसिडेंट होते हैं, तो जो प्रेसिडेंट आइजनहावर थे उनकी टीम ने पूछा था कि नेहरू जी के डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या रहेंगे। तो सर उनकी टीम ने साफ बताया था कि उन्हें एक स्पेशल टाइप का बीफ, गौ मांस चाहिए होगा जिसका नाम होता है फिले मीनन। तो ये परंपरा है सर इन लोगों की। तो ये कहां से सनातन धर्म के मतलब भावनाओं को समझेंगे या उसकी इज्जत करेंगे। मुझे मतलब आप देखिए सर कि गौमूत्र को लेके अमेरिका में पेटेंट्स फाइल हुए हैं सर, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिनल यूसेज के लिए, चाहे एंटी बैक्टीरियल हो, एंटी फंगल हो, बायो एनहांसर के रूप में। और ये लोग सर यहाँ पे मतलब एक साइड टिप्पणी करके सदन के पटल पे जहां शिक्षा क्षेत्र के बारे में डिस्कशन हो रहा है, एक शिक्षाविद को ही गौमूत्र विशेषज्ञ कह के, और पूरे मतलब उस शिक्षाविद को तो आप बदनाम कर ही रहे हो, साथ में सनातन धर्म की भी मतलब मजाक और खिल्ली उड़ाने का प्रयत्न कर रहे हो। अपनी अज्ञानता का भी परिचय दे रहे हो। सुधांशु त्रिवेदी के भाषण का एक छोटा सा अंश मैं सुनवा देता हूं दर्शकों को। श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई, मगर सभापति जी मैं समझ नहीं पाता हूं हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है, यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। और गौमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा। ये सर इसकी एकदम परफेक्ट जो इनने जड़ बताई ना सर, कि जब मकाउले और मार्क्स का गोबर भरा हुआ है मन में, तो सर इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता सर। और इनके साथ तो सर उसके साथ में ये मतलब ये गजब की बात है सर कि इनका पॉलिटिकल कंपल्शन भी हो चुका है और इनका बिलीफ सिस्टम भी वही है। मतलब सर वो अभी आप वीडियो में दिखा रहे थे कि अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद के एमपी हैं, इन्होंने सर उनको, आपको पता ही है सर, आपने तो देखा ही है, इन्होंने उन्हें अयोध्या का राजा डिक्लेयर कर रखा है सर, जो उनका दूसरा नाम बोलते हैं। मतलब
अयोध्या में प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बावजूद इतने वर्षों के बाद ये उनको कहते हैं अयोध्या का राजा। और शक्ल देखिए सर इस आदमी की, काले चश्मे पहन के घटिया सा आदमी, अपने सर पे दान पात्र लेके, और ये अपने आप को अयोध्या का राजा। और ये देखिए सर, ये लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। इन लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखिए सर, आपको मतलब सर मुझे तो लगता है कि ये पता नहीं जो ये इंसिडेंट हुआ है। अच्छा सर, गजब की बात ये है कि ये लोग ना एक चीज को कभी समझ नहीं पाते कि हमारा जो सनातन धर्म है और जो हमारे सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं वो लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग और इतना सक्सेसफुल क्यों है। वो इसलिए है सर क्योंकि हम खुद रिफॉर्म में विश्वास करते हैं सर। हमारे यहाँ जो कमियां होती हैं, हमारे यहाँ जो कुछ कुप्रथाएं भी रही जिनकी वजह से या जो समय के साथ चेंज होनी चाहिए थी, वो बदलाव हम अपने आप में स्वयं लाए हैं। जो गलत हुआ उसको हमने बदलाव किया, और जिसे कहते हैं सर कि आधुनिक चीजें जो होती हैं उन्हें अपनाया है। और जो ये नहीं कर सके सर, वो मतलब उसका जो जिसको वो वोट बैंक करके प्लीज करना चाह रहे हैं, ये वो लोग सर हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं सर। मतलब इनको ये समझ ही नहीं पा रहे सर कि हम सब लोग जो हैं, जो राम मंदिर में ये जो चढ़ावे का जो चंदा चोरी वाला जो मामला हुआ, हम सब इससे आहत थे और हम सब चाहते थे कि इसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जाए। और हम सब में ये विश्वास भी है कि हमारे जो लीडर्स हैं आज देश में, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, वो इंश्योर करेंगे कि ऐसा, और ऐसा होते हुए दिख भी रहा है। तब आप क्या क्या चाह रहे हो भाई? मतलब तब आप क्यों सनातन? और सर आप मुझे बताइए, जैसा कि आप अभी फरमा रहे थे कि भाई चोरी किसने करी? कुछ इंडिविजुअल्स जो कि अपॉइंटेड थे, उनमें से कौन भगवाधारी या संत है सर? तो आप संत का मतलब एक संत का रूप धारण करके वहां पे पप्पू यादव को बैठा के क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो? इनको सर, इनको लग सकता है या जो भी कि ये इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह की मैसेजिंग कर सकते हैं, लेकिन जनता सर इनको, मुझे तो ऐसा लगता है सर कि ये इन्होंने पूरी बाजी पलट दी। और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था सर, इन लोग को तो जितना बोलने दिया जाएगा, जितना परफॉर्म करने दिया जाएगा, उतना भाजपा के लिए अच्छा है। भाजपा का भाग्य बहुत अच्छा है सर, कुछ भी कहा जाए। लेकिन पूर्व डीजीपी और इस समय भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल ने धोया है समाजवादी पार्टी को। बड़े नेता का मैं बयान पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का मैं बयान पढ़ रहा था कि साहब नीयत साफ होनी चाहिए, पेपर परीक्षा पर साफ नीयत जरूरी है। महोदय, हमारी नीयत तो बिल्कुल साफ है, और नीयत साफ ना होती तो 2024 में ये हम एक्ट नहीं लाते। और उत्तर प्रदेश में महोदय हमारी नीयत साफ थी। जब 1992 में माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और माननीय राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, तो नकल विरोधी अध्यादेश लाए थे। लेकिन जब 1993 का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने खुलेआम कहा था हमारी सरकार आएगी, कोई लड़का फेल नहीं होगा। तो उस समय कहा गया कोई फेल नहीं होगा, और धुआंधार नकल हुई। बच्चे जाते थे किताबें लहराते हुए, एक पार्टी का जिंदाबाद बोलते हुए, और महोदय वहीं से शिक्षा माफिया की, नकल माफिया की शुरुआत हुई। और मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश नकल माफिया की राजधानी बन गई। दूसरे स्टेट के बच्चे आते थे, एग्जाम देने आते थे। तो ये तो एक पक्ष खोला है उन्होंने। ब्रजलाल को हमने कई बार सुना है, जब वो अपराधियों से इनके नेक्सस पर बोलते हैं तो कसर नहीं छोड़ते। सर अगले विषय पर बढ़ते हैं। अगला विषय है ताहिर हुसैन समेत कुल 5 लोगों को उम्र कैद। फांसी होनी चाहिए थी एकलव्य। सर जरा सा भी मन में संशय नहीं है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि ऐसे आदमी को फांसी नहीं हुई सर। मतलब मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा सर कि अगर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है तो फिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता क्या है सर? आप एक देश में दंगा कराने के लिए
सारा लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट कर रहे हो, ये इंश्योर कर रहे हो कि उस देश में एनार्की फैले, रिलीजियस राइट्स हो, सब कुछ ही कर रहे हो सर। अब और क्या होगा सर? मतलब एक तो होता है खून खराबा। वो भी ऐसे समय जब अमेरिका का राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ दिल्ली के दौरे पर हो। सर ऐसा है कि क्राइम तो बहुत लोग करते हैं, मतलब खून खराबा करना, दंगा करना, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वो बनता कैसे है सर? एक्चुअली जितना मैंने लॉ को समझा है और उसका अध्ययन करा है, वो बेसिकली ये होता है सर कि उस क्राइम को कमिट करने के पीछे इंटेंट क्या थी, मानसिकता क्या थी सर? तो सर मुझे तो ऐसा लगता नहीं, मतलब कोई हर दिन कोई ऐसी मानसिकता वाला कोई क्राइम कर देता है और उसका पूरा लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट कर देता है और उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट भी कर देता है। अब मतलब मुझे तो सर, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति। सर देखिए, एक है ना, मुझे एक्चुअली सर वो मूवी या मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा था, कहाँ पढ़ा था। एक सर आई थिंक मनोज बाजपेयी की कोई मूवी थी सर, उसमें उसने बताया था कि शिव जी और पार्वती जी के बारे में वो बता रहा था सर कि एक बार पार्वती जी जो है वो शिव जी से पूछती हैं कि जब रावण का वध हो जाता है तो शिव जी जो है उसको लेके दुखी नहीं हो रहे होते। तो पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि ये तो आपका सबसे बड़ा भक्त था, सबसे बड़ा भक्त, तो आपको दुख नहीं हो रहा? आपके शक्ल से लग ही नहीं रहा कि आप दुखी हो इस चीज को लेके। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं हूँ। तो पार्वती जी ने बोला, मुझे तो लगा कि जितना उसने आपके लिए, आपकी जितनी पूजा करी, तपस्या करी, आप उसे माफ करोगे। तो शिव जी कहते हैं सर कि पाप को माफ किया जा सकता है लेकिन महापाप को माफ नहीं किया जा सकता। और पाप जो होता है सर, अंतर बताते हैं कि पाप तो यही हो गया सर कि किसी ने खून कर दिया, किसी ने बुराई करी, ये करा वो करा। तो वो रामायण के कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि उनने सीता का, मतलब सीता जी को किडनैप किया था या उनका हरण किया था, वो इशू नहीं थी। इशू ये थी कि उन्होंने एक साधु का भेष धारण करके तो सीता जी को हरण किया था। तो समस्त सनातन धर्म और जो साधु संत हैं हमारे, उनको बदनाम करा था, ये महापाप था सर। तो उसी तरह से सर ये जो है, मतलब आफ्टर ऑल सर ये ताहिर हुसैन हमारा एमएलए था ना, ये तो कसम खाते हैं ना सर कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, कि हमारे देश की प्रोटेक्ट करेंगे, निष्ठा रखेंगे देश के प्रति, ये और वो आदमी ही अगर देश के अगेंस्ट इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कर दे तो फिर वो महापाप कैसे नहीं है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैसे नहीं है सर? मेरे तो मतलब बियॉन्ड है सर। ये भी एक मतलब मुझे तो लगता है ये थोड़ा मतलब जो एक है ना सर, वो जो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट जो एक एटीट्यूड चलता है थोड़ा सा लिबरल सेक्युलर टाइप, दुर्भाग्यपूर्ण है सर। एक स्ट्रॉन्ग स्टेट को, एक स्ट्रॉन्ग भारत को यह मैसेज देना चाहिए कि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करी जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंतर मंतर पर गालियां, भद्दी भद्दी गालियां और गलत अश्लील इशारे करने वाली लड़कियों पर भी अब शिकंजा कसा जा चुका है। एफआईआर दर्ज हो रही है, उनके इंट्रोगेशन के लिए उनके घरों पर दबिशें दी जा रही हैं और अब इनके माफीनामे के वीडियो भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। एक रोती सी सूरत बना करके, और जैसे इन्होंने कोई किसी के उकसावे पर कर दिया हो या बहकने में आ गई हो, बहकावे में आ गई हो, ये सब एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं। एक रुचिका सिंह है, नोएडा की रहने वाली हैं। इन्होंने बहुत भद्दी-भद्दी गालियाँ दी थी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बारे में तो और भी बहुत निचले स्तर की। ना आँखों पर यकीन हुआ, ना कानों पर यकीन हुआ कि कोई इतनी कम उम्र की दिखने वाली लड़की इस तरह की भद्दी भाषा में कोई बात कर सकती है। अब ये जानकारी आई है कि चूंकि एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, उत्तर प्रदेश वैसे है, योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है, तो इस समय शिकंजा कसा जा रहा है। तो जिस पार्लर पर ये काम करती थी, जहाँ सीखने के लिए आई थी 2 महीने पहले, वहाँ इसने फर्जी नाम से काम सीखना शुरू किया था। जब पार्लर के जो ओनर हैं, उन्होंने इनका आधार कार्ड माँगना शुरू किया, तो ये वहाँ से भाग खड़ी हुई। इन्होंने अपना आइडेंटिटी क्लियर नहीं की वहाँ पर।
अब इनकी मदर का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मैं लिखित में पुलिस स्टेशन को माफीनामा भेज चुकी हूँ और मैं माफी मांग चुकी हूँ। तमाम तरह की बातें इसके बारे में आ रही हैं। कैसे देखते हैं इस प्रकरण को एकलव्य? सर दो बातें हैं कि सर एक तो मुझे लगता है अगेन ये सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है सर, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सर। और सर एक आपको अगर अभी क्योंकि आपने नाम लिया तो एक आप अगर इसको सिचुएशन को कंपेयर करके देखो कि ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। सर आपने कभी किसी को योगी जी को ट्रोल करते हुए देखा है? हिम्मत ही नहीं है सर, क्योंकि एक सर गरिमा होती है। आप मतलब भाई वो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, मुख्यमंत्री के लिए या ऐसे पद पर विराजमान व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो ना, तो आप वो जनता के मत के अगेंस्ट कर रहे हो। मतलब डेमोक्रेसी की भी एक लिमिट होती है भाई, आप डेमोक्रेसी को ही गाली दे रहे हो। ज्यादा लोगों ने चुन के उस व्यक्ति को बैठाया है, आप उन लोगों को गाली दे रहे हो। ये समझना भी जरूरी है सर। और सर तो इसी के लिए सर अब मैं अगर जैसे दिल्ली की बात करूं, देश की बात करूं, अगर प्रधानमंत्री जी, देखिए सर प्रधानमंत्री मोदी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो एक होता है ना सर, वो कई व्यक्ति होते हैं जो कि वो इन चीजों पे फोकस नहीं करते सर। ही डज नॉट हैव टाइम टू वेस्ट। वो ऐसा मानते हैं उनके पास लिमिटेड टाइम है और उनको सिर्फ देश के लिए काम करना है। ये सब अननेसेसरी चीजें हैं और उनको वो बिल्कुल नहीं देखते सर इन सब चीजों की तरफ। और सर देखिए ये जो 0 FIR और ये सब भी जो इनके अगेंस्ट हुई है, जो कि होनी ही चाहिए थी, लेकिन मैं आपको बताऊं सर इन लोगों का इलाज चालू हो चुका है सर, उन लोगों के ही द्वारा जिस मोहल्ले में ये लोग रहते हैं। ये तो मतलब अभी तो आप देखिएगा कि ये पुलिस से, और ऑलरेडी कई जगह हो रहा है, ये तो पुलिस से प्रोटेक्शन मांगने वाले हैं सर। इनके घर वाले, इनके मोहल्ले वाले इनको धो रहे हैं। ये जगह, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही सर इन लोगों को। तो कहीं ना कहीं सर मुझे ये भी लगता है कि एक स्टेट को एक मतलब सर ये देखिए ना, आपने देखा होगा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि ये अमेरिका में क्या हाल होते जा रहा है, वहां की यंग जनता का, कैसी कैसी मेरा लिंग मेरी आजादी और ये और वो। और अब ट्रम्प जब इतना लेट हो चुका है अमेरिका के लिए, जब ट्रम्प इन चीजों के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है तो लोग ट्रम्प को ही पागल कह रहे हैं वहां के लोग। तो सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि अच्छा सर एक ये भी बात है कि युवा अवस्था में थोड़ा ठीक है, जोश ज्यादा होता है थोड़ा, मतलब क्लोज निट सर्कल्स में बैठ के वो थोड़ी अमर्यादित भाषा हो जाती है यारी दोस्ती में, कई लोगों में देखा है मैंने। ये मतलब ये मुझे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं लगती सर। समस्या ये लगती है कि आप जब इसको नॉर्मलाइज होने दोगे ना सर, जब आप इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, पब्लिक स्पेसेस में, पब्लिक मंचों पे जब आप इसको बोलने दोगे, जिसको फैमिलीज देखती हैं, जिसको पूरा विश्व देखता है, समस्या वहां पे है सर कि उसका मतलब ये हो गया कि ये एक्सेप्टेबल चीज है सर। जैसे मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, धूम्रपान बहुत लोग करते हैं सर, करते हैं ना, और धूम्रपान करना एक्सेप्टेबल चीज है, बहुत लोग करते हैं, कोई मतलब अपने अपनी अपनी चॉइस है सर। लेकिन कोई अपने बाप के सामने खड़े होकर धूम्रपान नहीं करता ना सर, नहीं करता ना, अपने घर में नहीं, अपने बाप के सामने छोड़िए सर, बच्चों के सामने भी नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि हर चीज की एक मर्यादा और गरिमा होती है सर। ये कहीं ना कहीं सर समझना पड़ेगा। और अगर ये चीज अगर हाथ से निकलने दी तो दुर्भाग्यपूर्णवश ये और बढ़ता जाएगा सर। और मैं तो सर मतलब पुलिस जो अपना एक्शन ले रही है वो तो लेगी और लेना भी चाहिए। और अमित शाह जी से खास करके मेरी ये उम्मीद है कि वो इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनने नक्सलिज्म पे और मतलब ड्रग्स को खत्म करने के लिए एक संकल्प लिया है, ये जो हमारा बिहेवियरल और कंडक्ट पैटर्न है युवा का, इसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। और साथ में सर मैं उन लोगों का बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे समाज के, जिन्होंने इन युवाओं को वहां से लौटने पे उनका चेहरा दिखाया है। एक सुझाव आया है, उन्होंने लिखा है, राजीव हैं, अब एक कानून सनातन धर्म देव निंदा का भी बनना चाहिए, नहीं तो हिंदुओं सनातनियों के नाम पर बनी संस्थाएं एक्शन लें। सर एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर। आप ये देखिए जो
इनमें जो स्मार्ट ऑपरेटर्स होते हैं वो कैसे करते हैं सर? आज सर मैं एक इंडिया टीवी पे वो जो सर दोपहर का फेमस शो आता है कहानी कुर्सी की, उस पे सर इन सब चीजों पे जो चर्चा चल रही थी वो देख रहा था सर। बड़े बड़े पत्रकार उस पे रहते हैं, तो यही बात हो रही थी कि भाई किस लिमिट तक आप सनातन धर्म को जो है बदनाम करोगे। तो विजय त्रिवेदी जी हैं सर, तो विजय त्रिवेदी जी ने बड़ी गजब की बात बोली सर। विजय त्रिवेदी जी बोलते हैं कि भाई हमारे धर्म की तो ताकत यही है कि हम कुछ भी सुन लेते हैं, इसलिए हमारा धर्म बचा हुआ है। मतलब सर ये किस तरह का लॉजिक है सर? अरे भाई मतलब बांग्लादेश भी भारत था, पाकिस्तान भी भारत था, अफगानिस्तान भी भारत था, कर करके बहुत कुछ चला गया। ये कोई कोई सुनने के मतलब हम सुन लेते हैं। सिर्फ सुनना क्या है कि आप कोई वैचारिक डिस्कशन हो ना। हम हाँ हमारे यहाँ महर्षि चार्वक भी थे जिनकी हमने जो ये कहा करते थे कि भाई कोई भगवान नहीं होते, ना लाइफ आफ्टर डेथ है, ना लाइफ से पहले कोई लाइफ है, बस यही लाइफ है। आप कोई फिलोसफिकल लेवल पे भगवान के एग्जिस्टेंस को भी आप मना कर दो, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो मानते हैं आप उनको गाली देना शुरू कर दो, आप उनको मतलब डिग्रेड करना शुरू कर दो। हम एक दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करते हैं प्रोवाइडेड कि एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे कहने का मतलब हम एक दूसरे के व्यूज को एक्सेप्ट करते हैं कि आप बोलो, आप वैचारिक उस पे तर्क वितर्क करो, विचार विमर्श करो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप मतलब ये कहने लगो कि मैं सही हूं और तुम तो घटिया अनपढ़ गवार। ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए सर। जो समाज ये सोच लेगा कि हाँ भाई कोई भी आके हमें एकदम डिग्रेड कर दे, तो फिर सर फिर वो तो फिर मुगल भी आएंगे और ब्रिटिश भी आएंगे और अब और फिर मानसिक गुलामी उसकी इसी तरह से स्वतंत्र हो जाने के 75 वर्ष बाद भी चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद एकलव्य जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से आग्रह है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें और व्हाट्सएप चैनल जो है उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर। जय श्री राम। जय श्री राम।